हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू सब्जेक्ट दैट इज़ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। यानी कि जो बेसिक चीज़ें हैं कंप्यूटर के बारे में वो हम जानेंगे। तो लर्निंग पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में भी देखेंगे हम, और फाइनली हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि मेमोरी कितने टाइप की होती है और कैसे वर्क करती है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। अ कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइज्ड डेटा एंड मैनिपुलेट इट फॉर सम results based on a program or sequence of instruction on how the data is to be processed। तो कंप्यूटर जो है वो एक डिवाइस है जो कि इन्फॉर्मेशन हमारे से एक्सेप्ट करती है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके, उस इन्फॉर्मेशन को बदल के वो एक सीक्वेंस को फॉलो करती है इंस्ट्रक्शंस के, और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करती है। वी ऑल आर फेमिलियर विद कैलकुलेशंस इन आवर डेली लाइफ। हम सब हम सबको पता है कि प्लस माइनस कैसे करना होता है, बेसिक कैलकुलेशंस कैसे करनी होती है। वी अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा एंड मच मोर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन। तो फॉर्मूले लगा के भी हम कैलकुलेशंस को करते हैं मैथ्स में ना। सिंपलर कैलकुलेशंस टेक लेस टाइम बट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस टेक मच लॉन्गर टाइम। अब देखो, अगर आपको छोटा सा कोई 2 डिजिट को ऐड करना है तो आप जल्दी कर लोगे, लेकिन अगर आपको 50 डिजिट्स को ऐड करना है तो आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को जो काफ़ी टाइम ले जाती है और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो कंप्यूटर क्या है, एक्यूरेसी भी देगा आपको और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को कम टाइम में कर देगा और आसानी से कर पाएगा। तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा और आपको हर बार एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। सो मैन एक्सप्लोर्ड विद द आइडिया टू डेवलप अ मशीन विच कैन परफॉर्म दिस टाइप ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन फास्टर एंड विद फुल एक्यूरेसी। दिस गिव बर्थ टू अ डिवाइस और मशीन कॉल्ड कंप्यूटर। तो यहीं से हमारे कंप्यूटर का जन्म होता है। क्लियर? व्हाट इज अ कंप्यूटर? तो कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स, जो कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपको एक आउटपुट देगा और वो इंस्ट्रक्शंस किसके अंदर होते हैं? प्रोग्राम के अंदर होते हैं। आपने प्रोग्राम डाला तो आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर दी कि प्लस दबाया तो आपका ये होना चाहिए, माइनस दबाया तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, मल्टीप्लाई दबाया तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और डिवाइड किया तो डिवीजन होना चाहिए। तो ये सब आप पहले ही बता देते हो कंप्यूटर को कि ये सिंबल प्लस का है, ये माइनस का है। किसके थ्रू बताते हो? प्रोग्राम के थ्रू। कंप्यूटर कैन एक्सेस एंड प्रोसेस डेटा मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन ह्यूमन कैन। तो काफ़ी लाखों टाइम्स फास्ट जो है कंप्यूटर एक कैलकुलेट कर पाता है ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, या ह्यूमन के रिलेटिवली। ठीक है? अ कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। तो कंप्यूटर क्या क्या स्टोर करता है अपनी मेमोरी में? डेटा करता है और इन्फॉर्मेशन करता है। डेटा जैसे कि मूवी हो गई, या आपने कुछ भी डेटा लिख दिया कि भाई श्याम राम है ना, 40 50, ठीक है। और इन एक होते हैं इन्फॉर्मेशन, इनको एक इन्फॉर्मेटिव वे में पुट करने में, मतलब जैसे श्याम इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आपने 50 लिखा, श्याम अलग लिखा, 50 अलग लिखा, तो ये तो हो गया आपका डेटा। इसको इन्फॉर्मेशन कैसे बनाओगे? श्याम इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक इन्फॉर्मेशन, वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। तो ये सब कहाँ होता है? मेमोरी के अंदर होता है। प्रोसेसर इसको प्रोसेस करता है। क्लियर? चलो अब हम कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो डेटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी दोनों क्या होता है। आगे चलते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंप्यूटर की। तो सबसे पहली जो खूबी होती है कंप्यूटर की होती है स्पीड। आपको पता है इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है कंप्यूटर की, और इस स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं MIPS में, जो होता है 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। यानी कि अगर 1 MIPS बोल रहा हूँ तो कंप्यूटर की स्पीड, मैंने बोला कि इस कंप्यूटर की स्पीड 1 MIPS है, इसका मतलब ये 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है वो कैरी आउट कर सकता है। क्लियर? तो स्पीड काफ़ी फास्ट होती है कंप्यूटर की। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो है वो हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट आपको देगा, कभी भी गलती नहीं करेगा। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारा जो स्टोरेज है इसमें स्टोर कर सकते हो आप, बहुत सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर में आप स्टोर कर सकते हो। इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने ब्रेन के साथ। ठीक है? ब्रेन में क्या है, आप एक लिमिटेड डेटा को जो है वो स्टोर कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसलिए ज़्यादा डेटा को
स्टोर कर सकते हो। अगली चीज़ होती है रिलायबिलिटी, मतलब हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, आप उस पर हमेशा रिलाई कर सकते हो, कभी भी उससे पूछ सकते हो कि इतना कितना होता है, वो सेम रिजल्ट देगा। क्लियर। नो आईक्यू, उसका कोई भी आईक्यू नहीं होता है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंसी क्वेश्चन, मतलब खुद नहीं सोच सकता है कंप्यूटर। तो आज तक मतलब अब तो थोड़ा आ गया है आईक्यू कंप्यूटर्स के अंदर भी, जब से एआई इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन अभी से कुछ साल पहले तक कंप्यूटर के पास कोई भी इंटेलिजेंसी नहीं होती थी खुद की, खुद से वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता था। ठीक है, लेकिन आजकल कोशिश चल रही है कि कंप्यूटर खुद से इंस्ट्रक्शन लेना शुरू करे। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कंप्यूटर के पास कोई भी आईक्यू नहीं होता है, नन टू ज़ीरो। ओके, अब देखो एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं कंप्यूटर के। आपको काफ़ी फ़ायदे पहले से पता होंगे, लेकिन और अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर हैज़ मेड अ वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. It has changed the way of life. The use of computer technology has affected every field in life. People are using computers to perform different tasks quickly and easily. The use of computers makes different tasks easier. It also saves time and effort and reduces the overall cost to complete a particular task. अब देखो यहाँ पे इस लाइन में इसने काफ़ी सारे फायदे बता दिए। एक तो आपका टाइम सेव होता है, बड़ा फास्ट कर लेता है कैलकुलेशन को, कोई भी बड़ी कैलकुलेशन हो उसको इजीली सॉल्व कर देता है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी एफर्ट बची, आपको जो मेहनत करनी होगी, आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, आधा दिन हो गया लेकिन बार बार आंसर गलत आया जा रहा है, गलत आया जा रहा है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको आपको विद इन सेकेंड सॉल्व करके देगा। इससे आपका क्या होगा, आधा दिन भी बच जाएगा। ठीक है, और इवन आपका जो कॉस्ट आएगी, भाई टाइम इज इक्वल टू मनी, है ना, टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना टाइम आप वेस्ट करोगे उतनी मनी वेस्ट कर रहे हो आप, तो आपका जो टाइम सेव हुआ है वो एक्चुअली आपकी मनी को सेव कर देगा। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे देखते हैं, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ देयर कस्टमर्स. बैंक्स आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. तो अगला जो यूज़ है कंप्यूटर का, अगला जो एडवांटेज है वो बताता है कि हम ईजिली अपने रिकॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। अब एक नोटबुक है आपके पास, उसमें आपने सारे सब्जेक्ट्स उसी में भर दिए, ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, और कोई किसी चैप्टर का पेज कहीं पे, किसी चैप्टर का पेज कहीं पे, किसी सब्जेक्ट का कहीं पे, तो आप उसको कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे कि कौन से चैप्टर का कौन सा पेज है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर जो है वो एक अच्छे से उसको मैनेज करके चलता है डेटा को, जिससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और आपका जो डेटा है वो सेफ रहता है, और आप उसको फटाफट एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको देखना है, सपोज करो स्कूल में ही है आप, ठीक है, स्कूल में आके आपने पूछा सर मेरा रोल नंबर क्या है, तो आपका नाम डाला जाएगा और आपका रोल नंबर आ जाएगा, है ना। या हमें देखना है किसी बच्चे का मोबाइल नंबर क्या है, तो कंप्यूटर में डाला बच्चे का नाम या रोल नंबर, तो हमें मोबाइल नंबर फटाफट मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे नंबर रख दिए सामने, हमें कैसे पता चलेगा उसमें से, सपोज करो 10,000 नंबर रख दिए, उसमें से आपका नाम ढूंढना पड़ेगा, सर्च का कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो ये ईजी कर देता है आपके टास्क को। ठीक है, पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर पेइंग देयर बिल्स, managing their home budgets, or simply having some break and watching a movie, listening songs और playing computer games. तो अब एंटरटेनमेंट के लिए भी, आप एन्जॉयमेंट के लिए भी यूज़ करते हो, कई बार आप बिल काटने के लिए भी यूज़ करते हो। आप दुकानों पे जाते हो, क्या करता है दुकानदार, एक जीएसटी वाला आपको बिल काट के देता है, कंप्यूटराइज्ड बिल जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी कर सकते हो। आप गाने सुन सकते हो, आप मूवीज़ सुन सकते हो, है ना, मूवीज़ देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। ठीक है, तो आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, और कॉस्ट भी इसकी काफ़ी कम है आजकल। पहले तो करोड़ करोड़ रुपीज़ में आते थे और उसकी भी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन आजकल आपके 1000 रुपीज़ में आ जाते हैं, 5 to 7,000 में, और अच्छी प्रोसेसिंग होती है। क्लियर। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड एज अ ग्रेट एजुकेशनल टूल. Students can have access to all sort of information on the internet. Some great websites are Wikipedia, Merit Nation, etc. तो अब क्या है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, किस चीज़ का यूज़ करके आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, कंप्यूटर का यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ। आप उधर पढ़ रहे हो, किस चीज़ का यूज़ करके पढ़ोगे, आप कंप्यूटर का यूज़ करके पढ़ोगे, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके पढ़ोगे। तो आप कंप्यूटर को एज एन एजुकेशनल टूल भी यूज़ कर सकते हो। आप इंटरनेट चला सकते हो कंप्यूटर पे, वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, है ना, एजुकेशनल वीडियोस, और विकीपीडिया पे आप पढ़ सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी बंदे की बायोग्राफी को पढ़ सकते हो, है ना। तो ये भी कंप्यूटर के साथ आपको एक पर्क है जो मिल जाता है। क्लियर। कंप्यूटर इज बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ सच एज मेडिकल, एयरलाइन, स्कूल, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा. तो इन सब में भी आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो, स्कूल्स में भी, जो वेदर स्टेशंस होते हैं आपके उनमें भी। तो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स आपको मिल जाएंगे ना, जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है,
है ना। और जैसे आपको मेडिकल के लिए सिंपल भी चल जाएगा, एयरलाइन कंट्रोल करने के लिए मेन फ्रेम चलेगा, ऐसे स्कूल में आपका माइक्रो कंप्यूटर भी चल जाएगा। क्लियर। तो अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स भी होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका यूज़ क्या है या कितनी ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग लेनी है और कितना ज़्यादा डेटा उसमें आपको स्टोर करना है। क्लियर। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखो हर चीज़ की कुछ ना कुछ बुराई होती है, कुछ फ़ायदे होते हैं। फ़ायदे हम देख चुके, अब हम नुकसान देखते हैं। नुकसान कैसा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट, सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों की जॉब्स चली जाती है, क्योंकि एक कंप्यूटर जो है वो कई लोगों का काम अकेले ही कर लेता है। तो सपोज करो एक कंपनी है, वहाँ पे ऑटोमेटिक कर दिया सब कुछ, कंप्यूटर से कर दिया। 100 वर्कर्स थे पहले वहाँ पे, लेकिन अब सिर्फ 2 वर्कर्स हैं वहाँ पे ना। तो जो 98 लोग हैं उनकी तो जॉब चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने कंप्यूटर लगा दिया वहाँ पे, काम फटाफट हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जॉब तो चली गई। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। कुछ केसेस में जो कंप्यूटर है आपके टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करता है। वो कैसे? देखो कुछ लोग तो पॉजिटिवली यूज़ करते हैं कंप्यूटर को अच्छे काम के लिए, जैसे आपको स्प्रेडशीट्स बनानी है या एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कुछ लोग हैं गेम खेल रहे हैं, है ना, चैट कर रहे हैं, बहुत देर बैठे हैं चैटिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या करता है? ये आपका टाइम भी वेस्ट करता है, एनर्जी भी वेस्ट करता है। तीसरी चीज़ है हेल्थ रिस्क। अब आप बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे रहोगे, है ना, आपकी आंखें दर्द करने लगेगी, चश्मा लग जाएगा, हाथ दर्द करने लगेंगे, कमर दर्द करने लगेगी, गर्दन दर्द करने लगेगी, है ना। तो ये सब रिस्क जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला है कंप्यूटर क्राइम्स। अब क्या होता है, आपने देखा है कि किसी का क्रेडिट कार्ड में से इतने पैसे चोरी हो गए, किसी के डेबिट कार्ड में से इतने पैसे चोरी हो गए, वहाँ पे उसने उसको लूट लिया, इतने पैसे उसने दिए और सामान भेजा नहीं। तो ये क्या है, ये थोड़ा बढ़ावा दे रहा है किसको? साइबर क्राइम्स को। साइबर क्राइम्स बोलते हैं उसको हम, जो भी इंटरनेट के थ्रू क्राइम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हैकर्स जो होते हैं वो चुरा लेते हैं कंप्यूटर से। आपका पिन है, आपके पासवर्ड्स है, वहाँ से क्या करते हैं वो पैसे आपके उड़ा लेते हैं। क्लियर। तो ये भी काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज है। अगला है डेटा सिक्योरिटी। अब कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज का इतना सेंसिटिव डेटा होता है। सपोज करो किसी कंपनी, कोई महिंद्रा कंपनी है, ठीक है, उसने अपनी नई गाड़ी को निकाली। जो नई गाड़ी के ब्लूप्रिंट्स है या मॉडल्स है, उसके मैकेनिकल मॉडल्स, सॉलिड वर्क्स मॉडल है, वो तो कंप्यूटर में ही पड़े हैं, है ना। अभी तक वो गाड़ी लॉन्च नहीं हुई, ठीक है। तो हैकर्स ने क्या किया, हैकर्स ने वो सारे के सारे ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए कंप्यूटर से, सॉफ्ट कॉपी वो सारी चुरा ली और वो पब्लिश कर दी। तो क्या हुआ, कंपनी को इवेंचुअली नुकसान हो गया। सपोज करो आपकी कोई मिसाइल है, इंडिया ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है किसी मिसाइल को, है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सपोज करो दूसरी कंट्री ने चुरा ली, है ना। तो नुकसान हो जाता है, डेटा जो है आपका वो चोरी हो जाता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं हम जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो हमारे कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं, उनके बेसिस पे हमने जनरेशन्स बनाई है, अलग अलग जनरेशन्स बनाई है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब हम फर्स्ट जनरेशन से शुरू करते हैं। एक टेबल दी है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो 1942 से 1955 तक थे। इनका साइज़ जो था बिग होता था, ऑपरेशन स्लो होता था, मतलब प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी, एरर भी आ जाते थे, एक्सपेंसिव भी था, कंज्यूम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो है, इस टाइप की ट्यूब्स यूज़ हुआ करती थी। ये बल्ब टाइप होता है, ठीक है। क्लियर। जैसा आपका बल्ब होता है उसमें वैक्यूम होता है, ऐसे इन ट्यूब्स में भी वैक्यूम हुआ करता था। ये बहुत सारी ट्यूब्स को एक साथ लगा के, इवन 18,000 ट्यूब्स को एक साथ लगा के इस कंप्यूटर को बनाया जाता था, और बहुत महंगा होता था, बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाता था। सेकेंड जनरेशन की बात करें, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे, मतलब बहुत छोटे तो नहीं, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़। मतलब कि जो पुराने जनरेशन है उससे अगर हम कंपेयर करें तो नए जनरेशन के कंप्यूटर यानी कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो थोड़े छोटे होते थे, स्मॉलर होते थे। फास्टर मतलब थोड़े फास्ट होते थे, थोड़े चीप होते थे, लेकिन इतने ज़्यादा फास्ट नहीं होते थे और इतने ज़्यादा चीप नहीं होते थे जितने आजकल है। क्लियर। और पावर भी थोड़ा कम खाते थे। ट्रांजिस्टर्स बेस्ड कंप्यूटर्स हुआ करते थे। एग्जाम्पल्स आप याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। थर्ड है आपका थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। ये 1964 से 1975 तक आपका एग्जिस्टेंस में रहा। ये उससे भी छोटे होते थे, जो आपका सेकंड जनरेशन है उससे छोटे, उससे फास्ट, उससे चीप,
ठीक है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती रहेगी तो तीन चीज़ें तो आपकी सेम मतलब हमेशा कम होती रहेगी। पावर कम खानी शुरू कर देगा पिछली जनरेशन से, साइज़ छोटा हो जाएगा पिछली जनरेशन से, पिछली जनरेशन से फास्ट हो जाएगा, पिछली जनरेशन से सस्ता रहेगा। क्लियर। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स कैसे थे? सेकंड से फास्ट थे, सेकंड से चीप थे, सेकंड से कम पावर कंज्यूम करते थे, सेकंड से छोटे थे। क्लियर। ऐसे ही इसमें जैसे पिछले में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी, ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते थे, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। थर्ड जनरेशन में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया, जिनको हम आईसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्लियर। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1975 से लेके 1989 तक ये एग्जिस्टेंस में रहे, और ये थर्ड जनरेशन से बेटर थे। किन सिनेरियोज में थे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होता था, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जो लार्ज स्केल की आईसीज होती थी उनको लगाते थे। ठीक है, मतलब बहुत सारी आईसीज लगाते थे एक सिंगल चिप में, बहुत सारी आईसीज। क्लियर। तो ये बहुत फास्ट हो जाता था। फिफ्थ जनरेशन जो 1989 से अब तक है, चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते थे, एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत कम पावर खाते हैं, है ना। आपने देखा होगा आजकल लैपटॉप में बैटरी आती है, उसी बैटरी से चलता रहता है वो काफ़ी देर तक, 4 घंटे चल जाता है, 5 घंटे चल जाता है। लेकिन पहले कंप्यूटर तो बहुत ज़्यादा लाइट लेते थे। ये मान के चलो कि आप 10 घर के बराबर एक कंप्यूटर लाइट ले रहे हैं, प्रोसेसिंग उसकी बहुत स्लो, आपके फ़ोन से भी स्लो, है ना। तो आप देखो कितने चेंजेस आए आप पुराने टाइम से लेके अब तक। ठीक है, आगे देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अ कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ 2 पार्ट्स। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, ब्रीफली 2 होते हैं, वैसे 4 होते हैं। क्लियर। कंप्यूटर के 2 पार्ट होते हैं, पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव टू कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हो और बताते हो कि अगर प्लस दबाए तो ये करना है, माइनस दबाए ये करना है, ए दबाए तो ये लिखना है। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू दिए जाते हैं? सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। हार्डवेयर इज द फिजिकल मशीन दैट यू कैन सी एंड टच। कोई भी पार्ट कंप्यूटर का जो आप हाथों से टच कर सकते हो, हार्ड डिस्क से लेके, रैम से लेके, बॉडी से लेके, इवन कीबोर्ड तक और माउस तक आपका हार्डवेयर है सब। क्लियर, क्योंकि आप टच कर सकते हो। क्लियर। आगे देखते हैं, सॉफ्टवेयर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर का काम क्या है। आपके हार्डवेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, इवन आपका सीपीयू है, एसएमपीएस है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। इन सब को चलाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के साथ बातचीत करने के लिए, मैं कहूँगा बात करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें एक दूसरे को, मतलब अगले बंदे को बताने के लिए कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है ना, ऐसे ही कंप्यूटर को भी हमें कुछ बताना है अगर, तो कंप्यूटर को लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। हमें भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर को भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कंप्यूटर को कि हाँ ये करना है। तो अभी हमें इंग्लिश आती है तो कंप्यूटर को भी क्या आनी चाहिए? इंग्लिश आनी चाहिए ना। तो उसके लिए हम कुछ प्रोग्राम्स डाल देते हैं जिसकी वजह से वो कंप्यूटर जो है हमारे अकॉर्डिंग काम करता है। अदरवाइज़ हम उसको बता ही नहीं पाएंगे कि आपको ये वाला सॉन्ग प्ले करना है, आपको ये वाली वीडियो चलानी है, आपको इंटरनेट खोलना है, ये हम सब नहीं बता पाएंगे। क्लियर। ब्रीफली तो मैंने आपको समझा दिया, अब एक बार बुक में देख लेते हैं क्या लिखा है। कंप्यूटर्स वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब जब तक हम कोई कुछ बोलेंगे नहीं कंप्यूटर को करने को। अभी हमने देखा था कोई आईक्यू नहीं होता कंप्यूटर के पास, तो जब तक हम कंप्यूटर को कुछ करने के लिए बोलेंगे नहीं, कंप्यूटर अपने आप से कुछ करेगा नहीं। क्लियर। अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उनके ग्रुप को, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के हम क्या बोल देते हैं? एक प्रोग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोग्राम बोल देते हैं। अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो आपने सभी ने सुना होगा कि सॉफ्टवेयर, ये वाला सॉफ्टवेयर डाल दो, वो वाला सॉफ्टवेयर डाल दो, MS ऑफिस डाल दो, VLC मीडिया प्लेयर डाल दो, है ना, या ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो। तो क्या होता है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, छोटे छोटे। ठीक है। और उन प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, इंस्ट्रक्शंस होगी कि हाँ ये करना है तो ये करना है, ये करना है तो ये करना है। तब जाके आपका सॉफ्टवेयर बनता है। जैसे आपकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी में आपका हार्ट होगा, है ना, आपका लंग्स होगे, किडनी होगी, नोज, आईज, ईयर्स, ठीक है, तब जाके आपकी एक बॉडी बनती है कंप्लीट, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर तब बनता है जाके, पहले छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस होंगे, फिर उसके इंस्ट्रक्शंस किसके अंदर बंद हो गए? प्रोग्राम्स के अंदर, और बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के आपने क्या बना दिया? एक सॉफ्टवेयर बना दिया। ठीक है। सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल, मीन्स इट कैन नॉट बी टच्ड। ठीक है, मैंने बताया हार्डवेयर को आप टच कर सकते हो लेकिन सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। अब ऐसे थोड़ी मैं कहूँगा VLC मीडिया प्लेयर को टच कर दो,
नहीं कर पाओगे। नोट पैड को टच कर दो, पेंट को टच कर दो, नहीं कर पाओगे ना, फिजिकली आप टच नहीं कर पाओगे। इसीलिए उसको हमने क्या बोला, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड इनटू सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटीज। तो 3 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटीज होते हैं। तो अब इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसके बिना हम उससे बातचीत नहीं कर सकते, जिसके बिना हम उससे कंप्यूटर से बातचीत नहीं कर सकते, कंप्यूटर के हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, एक्सपी डलवाते हुए विंडो उड़ गई, सर कंप्यूटर चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि विंडो उड़ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं विंडो को, है ना। जैसे विंडोज़ 98 हो गया आपका, एक्सपी हो गया, विस्टा हो गया, 7, 8, 8.1, 10, है ना। तो बहुत सारी विंडोज़ है। इसी तरह एप्पल में मैकिनटॉश हो गया आपका। तो ये बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के आ जाते हैं। आप इस कंपनी का ना डालो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका डाल लो, काम उनका सेम ही है। काम उनका ये है कि वो हार्डवेयर के साथ आपकी बातचीत कराएगी। क्लियर, समझ आया इतना? तो उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कोई पूछे कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप सीधा बोल देना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर वर्ड प्रोसेसर, पेरोल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब जितने भी सॉफ्टवेयर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डालोगे, जैसे अगर आपका काम स्कूल का है तो आप एक स्कूल का सॉफ्टवेयर डाल दोगे जिसमें आपकी सारी फीस सबमिट होगी। अगर आपका काम प्रिंट आउट निकालने का तो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालोगे जिससे आप छाप सको, है ना, एग्जाम पेपर छाप सको। क्लियर। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए, उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, दूसरा हमने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हमने वर्ड की बात की या फिर आपके स्कूल के सॉफ्टवेयर की बात की, बैंक के सॉफ्टवेयर की बात की, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला होता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, तो यूटिलिटी प्रोग्राम्स परफॉर्म रूटीन बट रिक्वायर्ड जॉब्स। मतलब कुछ टाइम बाद वो जॉब अपनी स्टार्ट करेगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर जॉब करेगी, कुछ टाइम बाद फिर बंद हो जाएगी। कंप्यूटर सिस्टम विच मेक्स लाइफ ईजियर फॉर अ यूजर, फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस यूटिलिटीज, स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरसेस। अब सपोज करो आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया है तो आप क्या डालोगे? एंटीवायरस। क्या करता है एंटीवायरस? आपकी हेल्प करता है आपके कंप्यूटर को स्मूथली रन करने में। अदरवाइज आपको कुछ काम नहीं है एंटीवायरस का, है ना। आपका तो मतलब ही नहीं एंटीवायरस पड़ा है कि नहीं पड़ा है ना। वो तो सिर्फ इसलिए है कि आपका कंप्यूटर ख़राब ना हो जाए। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो आप डालते हो जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, ख़राब नहीं होता, उसको आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हो। क्या बोलते हो? यूटिलिटी प्रोग्राम बोलते हो। ये आपको याद रखना है। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, अब हम हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिस भी चीज़ को आप फिजिकली टच कर सकते हो, ठीक है, उसी को आप क्या बोलोगे? हार्डवेयर। ऑल द फिजिकल पार्ट्स व्हिच यू कैन सी, फील एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज अ फिजिकल डिवाइसेस। ये फिजिकल डिवाइसेस क्यों कही जाती है? क्योंकि आप इनको फिजिकली देख सकते हो, टच कर सकते हो। क्लियर, समझ आया? ठीक है। दीज डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज फिजिकल डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल माउस हो गया, आप टच कर सकते हो। CPU हो गया, आप टच कर सकते हो। ऑब्वियसली कंप्यूटर खोल के आप टच कर सकते हो। कीबोर्ड हो गया, आप टच कर सकते हो। मॉनिटर हो गया, टच कर सकते हो। CD-ROM हो गया, टच कर सकते हो। अगला देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क होता है और कौन कौन सी डिवाइसेस इनपुट होती है और कौन कौन सी डिवाइसेस आउटपुट होती है। क्लियर। इनपुट डिवाइसेस वे होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कुछ एंटर करते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कुछ डेटा प्रोवाइड कराते हैं। सपोज करो आपको एक गाना चलाना है, एक गाना चलाना है, तो आप क्या करोगे? माउस को हिलाओगे, है ना, कर्सर को हिलाओगे, और कर्सर हिलाने के बाद आप क्या करोगे? क्लिक करोगे। आप क्या करोगे? देखो क्लिक करोगे, है ना, पकड़ लिया देखो उसने, ठीक है, क्लिक करोगे। तो इन्हीं डिवाइसेस को, जिनसे पता चल रहा है कंप्यूटर को कि क्या करवाना चाह रहे हैं हम, क्या इनपुट दे रहे हैं हम, उनको हम इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है कंप्यूटर में, तो आप अपना नाम लिख दोगे कीबोर्ड, ठीक है। जैसे मेरा नाम अक्षय है, मैं लिख दूंगा AKSHAY, ठीक है। तो मैंने 5-6 इनपुट दी उसको, ठीक है। तो 6 इनपुट जो मैंने दी, 6 की दबाई मैंने, है ना, किसके थ्रू इनपुट दी मैंने? कीबोर्ड के थ्रू। मैंने उसको बताया कि तुझे A लिखना है, फिर K लिखना है, फिर S, फिर H, फिर A और फिर Y,
ठीक है। तो कीबोर्ड क्या होगी, एक इनपुट डिवाइस होगी, किसके थ्रू इनपुट दी, कीबोर्ड के थ्रू। ऐसे ही माउस, मुझे कोई सपोज करो वीडियो चलानी है तो मैं माउस के थ्रू आराम से चला सकता हूँ क्लिक करके, है ना। जो क्लिक किया मैंने, इनपुट दी, किसके थ्रू दी, माउस के थ्रू। अब सपोज करो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है या एक बुक है, उसको आपको कंप्यूटर में लेके आनी है, तो आप उसको स्कैन कर लोगे, बुक को स्कैन करके क्या होगा, कंप्यूटर में आ जाएगी। तो इनपुट दी आपने, वो बुक कंप्यूटर में डाल दी आपने, तो किसके थ्रू डाली, स्कैनर के थ्रू। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस। ऐसे जॉयस्टिक है, आपने बचपन में गेम खेला होगा, है ना, कॉइन वाला गेम होता था, टेकन वेकन चलते थे उस पर ना। तो आप जॉयस्टिक होती थी आपके पास, एक आगे करते थे तो बंदा आगे जाता था, पीछे करते थे पीछे जाता था, रेड कलर की, है ना। तो इस टाइप की जॉयस्टिक होती थी, है ना। ये पार्ट नीचे रह जाता था और ये पार्ट ऊपर रहता था, क्लियर। तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, आपने देखा होगा कि आप अगर मॉल वगैरह में गए होगे तो एक रेड कलर का एक मशीन सी होती है जिसमें रेड कलर की रेज निकलती रहती है ना। और वहाँ पे उस प्रोडक्ट के सामने लेके आते हैं और प्रोडक्ट अपने आप कंप्यूटर पे चढ़ जाता है। तो क्या किया हमने, उस प्रोडक्ट की इनपुट किसको दी, कंप्यूटर को, किसके थ्रू दी, बार कोड रीडर के, बार कोड रीडर के। तो बार कोड रीडर क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। ऐसी हमारी कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती है जो हमें शो होती है, जो कंप्यूटर हमें शो करता है, क्लियर। जैसे मॉनिटर हो गया, है ना। आपने कुछ सपोज करो आपको 5x4 करना था, है ना, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 20 आपको कंप्यूटर कहाँ दिखाएगा, मॉनिटर पे। मतलब आउट क्या देगा कंप्यूटर, मॉनिटर पे देगा। आउटपुट क्या देगा, रिजल्ट कहाँ दिखाएगा, कंप्यूटर मॉनिटर पे दिखाएगा। तो मॉनिटर क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गई, क्योंकि वो वहाँ से हमें आउटपुट दे रहा है। कई बार आप आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी भी लेते हो, मतलब कि पेपर पे निकलवा लेते हो। पेपर पे कहाँ से निकलता है, प्रिंटर से, है ना। तो अगर आपको, आपके पास कोई सामने डिटेल दिख रही है आपको मॉनिटर पे और आपको दूसरी आउटपुट डिवाइस पे लेनी है, तो प्रिंटर है, प्रिंटर पे आपको वो एज इट इज कॉपी मिल जाएगी। तो आउटपुट कहाँ से मिली आपको, प्रिंटर से। तो प्रिंटर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। ऐसे ही स्पीकर्स होते हैं आपके, है ना। जब आप गाना चलाते हो तो आपको क्या आउटपुट मिलती है, साउंड। क्या मिलती है, आउटपुट साउंड। जैसी साउंड चालू होती है क्या होता है, आपको आवाज़ आने लगती है ना। वो जो आवाज़ आई वो किसके थ्रू आई, स्पीकर्स के थ्रू। आउटपुट किसके थ्रू मिली, स्पीकर्स के थ्रू। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही हेडफोन्स, हेडफोन्स का भी सेम पर्पज़ है ना, साउंड को बाहर निकालना, क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगली हम बात करते हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस की करेंगे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती है, जैसे हमारी लैंग्वेज होती है वैसे ही कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है। जनरली क्या होता है, कंप्यूटर हमारा 0101 पे काम करता है, 10 या 01 पे। उसे सिर्फ 2 ही डिजिट आती है, या तो 0 या फिर 1। उसे 9 नहीं आता, 10 नहीं आता, 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, ठीक है। उसको A नहीं पता, B नहीं पता, C नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ 0110 पता है। और उसी के कोड के फॉर्मेट में हर चीज़ का कोड अलग है। अगर आपको अक्षय लिखना है तो आपका कोड अलग होगा 010110 की फॉर्म में, क्लियर। तो हम वो तो नहीं लिख सकते, तो हमें कुछ इजी बनाना था कि हम इंग्लिश में लिखे, वो अपने आप कन्वर्ट करके समझ ले उसको। अगर मैंने अक्षय लिखा तो अपने आप उसको 01 की फॉर्म में करके समझ ले, ठीक है, इंटरप्रेट कर ले, क्लियर। तो उसके लिए हमने क्या बनाई, कंप्यूटर को लैंग्वेज सिखाई। क्या सिखाई, कंप्यूटर को लैंग्वेज सिखाई, है ना। अगर सामने वाले को हिंदी नहीं आती और आपको हिंदी आती है तो आप अपनी भाषा में उसको बता नहीं सकते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं बता सकते ना। जब तक उसको हिंदी नहीं आएगी तब तक आप उसको बता नहीं पाओगे, क्लियर। या उसकी कोई भाषा होगी उसी में आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ही कंप्यूटर की भाषा होती है, तो हम उसको दूसरी भाषा सिखा देते हैं, दूसरी लैंग्वेज सिखा देते हैं, जिन लैंग्वेज को हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स, ठीक है। टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर वी नीड अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। फॉर एवरी एक्शन अ कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली। अब आपको कुछ भी करना है, आपको कंप्यूटर को बताना तो पड़ेगा, ये करना है तो उसी की भाषा में बताना पड़ेगा, अदरवाइज उसको दूसरी भाषा सिखा दो। तो दूसरी भाषा सिखाना आसान है, उसकी भाषा में बताना बहुत मुश्किल है। 0101 कैसे बता पाओगे आप, है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखते हैं, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। तो प्रोग्राम क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है कंप्यूटर को कि क्या करना है ना। द प्रोसेसर ऑफ राइटिंग स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक रूल्स एंड सिंटेक्स। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। हम आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होपफुली सीखेंगे, इसमें मे बी बेसिक्स वगैरह, ठीक है, वो मैं आपको सब समझाऊंगा आगे। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। तो बेसिकली 3 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है लैंग्वेज को। पहली होती है मशीन लैंग्वेज,
दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज, तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब जो खाली कंप्यूटर को आती है, उसके अलावा से कोई लैंग्वेज नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हमें आती है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ठीक है। मशीन लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ दी ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स, मतलब एक लौती ये लैंग्वेज ऐसी है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म दैट इज़ 0 and 1, मतलब 0 और 1 की भाषा ही आती है उसे, उसके अलावा और कुछ नहीं आता। जीरो मीन्स ऑफ या फिर फॉल्स भी बोल सकते हो। जीरो मीन्स ऑफ या फिर फॉल्स, गलत है स्टेट, एंड 1 मीन्स ऑन या फिर ट्रू स्टेट। क्लियर। मशीन लैंग्वेज हैज़ द एडवांटेज ऑफ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो ये जो लैंग्वेज होती है काफ़ी हाई स्पीड देती है, फटाफट काम हो जाता है और काफ़ी कम मेमोरी को यूज़ करती है। बट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग मशीन लैंग्वेज इज़ अ टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने आपको बताया 0101 में आप किसी चीज़ को लिखोगे तो आपको काफ़ी हार्ड पड़ेगा। हालांकि उसको लिखने के फॉर्मूलाज होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में सीखोगे, लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट एंड डिबग प्रोग्राम्स रिटन इन मशीन लैंग्वेज। It is extremely machine dependent. A machine language program written on one computer may or may not run on another computer. Because of this, very few people opt for specialization in machine language. This is the reason why machine language is also known as low level language. तो लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं हम किसको? मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। और इसकी क्या क्या खामियां हैं? एक तो आप आसानी से याद नहीं कर सकते उसको, एक आसानी से आप उसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, एक उसको आप पढ़ नहीं सकते जल्दी से। क्लियर। तो ये बहुत सारी खामियां हैं मशीन लैंग्वेज में, इसलिए हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ बहुत कम करते हैं। इट्स जस्ट ऑब्सोलीट, ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। दूसरा देखते हैं असेंबली लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज यूजेस mnemonic codes or symbols in place of 0 and 1. For example, in machine language if the operation code for add is, देखो जैसे मैंने बताया 0101 की फॉर्म में, तो 0010 को क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। तो इस तरीके से हर वर्ड को अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, हर वर्ड को अलग तरीके से लिखते हैं। सपोज करो मेरा नाम है, हो सकता है मेरा नाम 01111010 इस तरीके से लिखा जाए, तो कौन याद रखेगा इतना बड़ा, या कौन इतनी फटाफट उसको लिख पाएगा, कन्वर्ट कर पाएगा, है ना। इट्स इक्विवेलेंट इन द असेंबली लैंग्वेज इज ऐड। तो इसकी जगह अगर आप 0010 की जगह ऐड लिख लो तो वो भी अच्छी बात है, वो बहुत सिंपल हो गया, तो उसी को हम असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज। सिंस अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स नोन एज असेंबलर वर डेवलप्ड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अ प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम एंड द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट कोड। तो ये कुछ टर्म्स आ गई है आपके पास, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। देखो, असेंबली लैंग्वेज आप आसानी से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, उतनी आसानी से नहीं पर हाँ आसानी से। अब आपने 0010 की जगह ऐड लिख दिया, ADD ऐड लिख दिया, मतलब एडिशन मतलब है उसका, ADD लिख दिया। क्लियर। तो हमने जैसे ही ADD लिखा तो एक प्रोग्राम हमने कंप्यूटर में पहले से डाल रखा था जो ADD को कन्वर्ट करेगा किस में? 0010 की फॉर्म में, 00 या फिर बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उस कन्वर्टर को हम ट्रांसलेटर भी बोल सकते हैं और उसका नाम है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर्स हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम नोन एज असेंबलर्स। तो असेंबलर्स जो है, असेंबलर्स एक नाम है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसको हम असेंबलर बोलते हैं। वो क्या करेगा? ADD को कन्वर्ट कर देगा 0010 में, जिससे कंप्यूटर को समझ आ जाएगा आपने जो ADD लिखा है उसका मतलब है ऐड करना है 2 नंबर को। क्लियर, समझ आया है ना। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। दस इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज लो लेवल लैंग्वेज। हम देख चुके हैं इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, फिर LLL भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज? हाँ, मशीन लैंग्वेज को। क्लियर। अगली है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश, या फिर कोई रशियन बोलता होगा, है ना, कोई जर्मन, कुछ कंप्यूटर्स जर्मन में काम करते होंगे, तो वो डिपेंड करता है। द रिस्ट्रिक्शंस इन द यूजेज ऑफ मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज prompted people to develop a language with following features। तो अब क्या था, असेंबली लैंग्वेजेस में भी दिक्कत आती थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ऐड भी याद रखना पड़ता था, क्लिक नहीं कर सकते थे ना। लेकिन अब हाई लेवल लैंग्वेज में उन चीज़ों को हटाने के लिए एक और लैंग्वेज जो है डेवलप की गई, जो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसमें क्या क्या हटाया गया?
पहले तो सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, बहुत सिंपल थी, किसी को अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज भी नहीं आती तो वो भी कंप्यूटर चला सकता था, जैसे कि आजकल हम चलाते हैं, है ना। किसी को आती है लैंग्वेज? नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती है, लेकिन फिर भी कंप्यूटर चला पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हाई लेवल लैंग्वेज में इनपुट दे रहे हैं और वो इनपुट कन्वर्ट हो रही है मशीन लैंग्वेज में। क्लियर? किसके थ्रू? ट्रांसलेटर के थ्रू। सेकेंड है लैंग्वेज विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। तो ये लैंग्वेज क्या है? मशीन के इंडिपेंडेंट है। आपको कोई भी भाषा आती हो, आपको बस दिखना चाहिए स्क्रीन पे कि हाँ नेक्स्ट लिखा है, हमें क्लिक करना है बस, ठीक है। तो वो हाई लेवल लैंग्वेज में हम आउटपुट देते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में वहाँ से इनपुट लेता है और बीच में वो कन्वर्ट होता रहता है। क्लियर? तो ये दोनों फीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। Owing the above features, it became easy to learn and use the computer languages. A large number of people started writing programs using these languages. That is why it is known as high level language. High level language is quite similar to the English language basics, C++, C, Java, etc. Some of the very popular high level languages. तो कुछ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? बेसिक्स है माइक्रोसॉफ्ट का, सी है, C++ है, जावा है। क्लियर? तो इस कुछ बेसिक जो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। क्लियर? हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा आपको, जैसे आपको असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करना पड़ा था ना, ऐसे ही आपको अगर मशीन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ेगा। उस ट्रांसलेटर को बोलते हैं हम इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। ठीक है, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज यूज टू कन्वर्ट a high level language into machine language. It translate time by line, that is it convert one line at a time. तो एक लाइन हर टाइम में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरीके से मान लो आप कि आपके पास एक हॉलीवुड मूवीज़ है, ठीक है, इंग्लिश मूवी है, उसको आप पिक्चर हॉल में देखने गए, किसमें? हिंदी में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंग्लिश को कन्वर्ट करके दे दिया हिंदी में, जो आपको समझ आती है। ऐसे ही हमने क्या किया? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके दे दिया कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ कौन सी भाषा समझ सकता है? लो लेवल लैंग्वेज को समझ सकता है। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि लाइक जैसे आप मूवीज़ देखते हो उसी तरीके से इसको भी आप विजुलाइज करने की कोशिश करो। क्लियर? कि आपको किसी ने इंग्लिश से हिंदी में सेंटेंस कन्वर्ट करके दे दिया है जो आपको समझ आती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज टू कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस, दैट इज इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद अ लिस्ट ऑफ एरर्स इफ एनी, द एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट। तो दो चीज़ें होती है, दो टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं हमारे पास। एक इंटरप्रेटर जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, वो क्या करता है? लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। एक लाइन पढ़ी, कन्वर्ट किया, फिर अगली लाइन पढ़ी, कन्वर्ट किया। एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर भी ट्रांसलेट काम सेम करता है, लेकिन वो एक साथ सबको कंपाइल कर देता है, एक साथ सबको ट्रांसलेट कर देता है। मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरी की पूरा पेज आपका एक साथ उसको ट्रांसलेट कर देगा। क्लियर? तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कंपाइलर में? तो अगर 10 एरर है आपके प्रोग्राम में तो 10 के 10 एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो जैसे उसके सपोज करो तीसरी लाइन में कोई एरर है, तो तीसरी लाइन में आके वो एरर दे देगा कि एरर है यहाँ कोई, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और वहीं रुक जाएगा, है ना। तो कंपाइलर फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इससे एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, हमें 10 के 10 एरर एक साथ दिख जाते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होगा? पहले आपको एक एक एरर निकालना पड़ेगा, फिर वो अगली लाइन में जाएगा, सपोज करो उससे अगली लाइन में फिर एरर आ गया, तो आपको फिर से प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा उस एरर को फिक्स करके। क्लियर? तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में मत करो, लेकिन हाँ इतना पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन पढ़ता है और कंपाइलर है वो एक साथ पूरा का पूरा प्रोग्राम को पढ़ता है। क्लियर? कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी इज अ फिजिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस टू बी processed by the computer. Each computer has memory in its CPU. There are two types of memory. तो दो तरीके की मेमोरी होती है हमारे पास, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, द प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ टेम्परेरी मेमोरी फॉर कैलकुलेशन प्रोसेसेस एंड स्टोरेज ऑफ टेम्परेरी वैल्यूज दैट नीड रैपिड एक्सेस और अपडेटिंग। द कंटेंट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी डिसअपीयर व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। प्राइमरी मेमोरी कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है? डेटा जो डेटा है आपका वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता, वो टेम्परेरी स्टोर होता है। जैसे ही आप शट डाउन करके फिर से रिस्टार्ट करते हो कंप्यूटर, वो डेटा वापस से आपका खो जाता है, वो डेटा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। क्लियर? सपोज इस तरीके से मान के चलो इसका कि आप पेंसिल से लिख रहे हो और जैसे ही आपने स्विच ऑफ किया वो रब हो गया सब कुछ। ठीक है, दूसरी तरफ आप पेन से लिख रहे हो, वो रब नहीं होगा कभी भी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो सेकेंडरी मेमोरी में आएगा।
होगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होती है रोम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी पहले रैम की बात कर लेते हैं। रैम इज़ अ वॉलेटाइल दैट इज इट्स कंटेंट आर लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। मतलब जब भी रैम मतलब पावर ऑफ करोगे तो रैम में क्या होता है, वो पेंसिल से लिखा और रब हो जाता है एकदम, ठीक है। रैम अलाउज द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन, ठीक है। ये हेल्प करती है कि फटाफट वो प्रोग्राम को चला सके कंप्यूटर, मतलब स्पीड बढ़ाने का काम करती है। रोम की बात करते हैं तो रोम इज नॉन वोलेटाइल दैट इज इट्स कंटेंट आर रिटेन्ड इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेन से लिखा हुआ है, ये स्विच ऑफ होके भी या रब करके भी आपका मिटेगा नहीं, ठीक है। तो रोम में परमानेंटली स्टोर रहता है, क्लियर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम। रैम में आप पेंसिल से लिखते हो या फिर मान के चलो कि पेंसिल से लिखा हुआ है और वो रब हो जाता है, क्लियर। मतलब कि कंप्यूटर लिखता है, राइट करता है और वो जो है आपका स्विच ऑफ होते ही ऑन होते ही हट जाता है। और रोम क्या है, रोम आपका परमानेंट लिखा हुआ है, क्लियर। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। दिस मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी। ये कैसी मेमोरी होती है कि भैया आपको कुछ चीज़ को स्टोर करके रखना है परमानेंट, कुछ चीज़ को स्टोर करके रखना है, वो चीज़ बहुत बड़ी है। सपोज करो एक मूवी है 10 GB की, आपको स्टोर करके रखनी है, कैसे रखोगे? पेन ड्राइव में रख लोगे, CD में रख लोगे, है ना, हार्ड डिस्क में रख लोगे। तो यही इन्हीं सबको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यही सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, पेन ड्राइव है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क इस तरीके की दिखती है कुछ, ठीक है। ये परमानेंट स्टोरेज होता है इसमें, है ना, मतलब एक बार भर दिया तो फिर वापस से इसको रब नहीं कर सकते आप। हार्ड डिस्क होता है टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बार डाल दिया फिर डिलीट कर दो। CD है, वो दोनों टाइप की आती है, ठीक है, टेम्प्रेरी भी आती है, परमानेंट भी आती है। CD ऐसी दिखती है, आपको सबने देखी है ना। और इनकी कैपेसिटी भी होती है, वो आपको देखना है। ब्लू रे आती है, उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आप पढ़ लेना इसमें खुद, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंपैरिजन कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है, लो कैपेसिटी होती है, मतलब 1-2 MB की होती है, ठीक है। MB बहुत छोटा होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, स्लो होती है, चीप होती है, लेकिन बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है, आप बड़ी बड़ी मूवीज़ डाल सकते हो, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप इनके जितने भी बैक एक्सरसाइजेस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर्स है, ये सब आप इसको कंप्लीट करेंगे और मुझे मेरे नंबर पे सेंड करके भेजेंगे, क्लियर। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हुआ।